हेलो, मैं आर के गुप्ता, प्रवक्ता बायोलॉजी, श्री राम जानकी इंटर कॉलेज, रामनगर, अमासूफी, अयोध्या। मैं आप लोगों को आज कक्षा 11 के जीव विज्ञान में सजीव जगत के विषय में कुछ पढ़ाएंगे। ठीक, तो जीव विज्ञान के विषय में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, परिचय दिया गया था। अब आते हैं हम सजीव जगत के विषय में कुछ पढ़ते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवधारी जो गति करते हैं, उपापचय करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, उन सबको हम क्या कह सकते हैं? सजीव जगत के अंतर्गत रख सकते हैं। सजीव क्या है? सजीव क्या है? सजीव क्या है? सजीवों को हम कोई विशेष परिभाषा तो नहीं दे सकते हैं, बट कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर इनको हम निर्जीव से पृथक कर सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। सजीवों का मुख्य लक्षण प्रोटोप्लाज्म होता है। सभी जीवधारी में जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। इस वाक्य को हक्सले ने कहा था, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है ना? प्रोटोप्लाज्म is the physical basis of life। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। इस वाक्य को किसने कहा था? हक्सले ने। तो सजीव का एक विशेष लक्षण है प्रोटोप्लाज्म। समस्त जीवधारियों में प्रोटोप्लाज्म का पाया जाना अति आवश्यक होता है। दूसरा पॉइंट, कोशिका संरचना। कोशिका संरचना मतलब कि सेल स्ट्रक्चर। सभी जीवधारियों में एक विशेष प्रकार की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई पाई जाती है, जिसे कोशिका कहते हैं। सभी जीवधारियों में एक विशेष प्रकार की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो कोशिका सजीवों का मुख्य लक्षण होता है। ठीक, शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका है। शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। तीसरा पॉइंट आता है उपापचय। उपापचय, सजीवों के शरीर में कुछ संरचनात्मक और कुछ विनाशात्मक क्रियाएं होती रहती हैं, जिनको हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? उपापचय कहते हैं। जैसे कि श्वसन, पाचन, पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ये सभी क्रियाएं उपापचय के अंतर्गत आती हैं। चौथा पॉइंट है पोषण। चौथा पॉइंट क्या है? पोषण है। समस्त जीवधारियों का यह विशेष लक्षण होता है। उन्हें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है, और भोजन के द्वारा भोजन का पाचन करने के बाद पौधे पोषित होते हैं और उन्हें एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। पांचवा पॉइंट है श्वसन। सभी जीवधारी जीवित रहने के लिए एक विशेष प्रकार की गैस, ऑक्सीजन गैस
को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ हानिकारक गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकालते रहते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। ये निर्जीवों में नहीं होती है। अगला पॉइंट है प्रजनन। समस्त जीवधारी नश्वर होते हैं। एक कोष के प्राणियों को छोड़ करके जितने भी बहुकोष के प्राणी हैं वो नश्वर हैं, अर्थात इन्हें अपनी वंशावली बढ़ाने के लिए अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की एक विशेष क्षमता होती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। अगर जंतुओं को छोड़ दिया जाए तो समस्त हरे पादपों में एक विशेष क्रिया होती है जिसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, या पौधों के हरे भागों में होती है और सूर्य की उपस्थिति में होती है। सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपनी हरी पत्तियों में स्टार्च को संग्रहित करते हैं, जो कि जीवधारियों का विशेष खाद्य पदार्थ होता है या भोजन होता है। अगला पॉइंट है उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। सभी जीवधारी उपापचय क्रिया के दौरान कुछ ना कुछ विशेष प्रकार के हानिकारक पदार्थों को अपने शरीर में बनाते हैं, जो जीवधारियों के शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते हैं बल्कि अनावश्यक होते हैं। उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? एक्सक्रेशन या उत्सर्जन। तो जीवधारियों का यह विशेष लक्षण होता है। तो ये कुछ विशेष प्रकार के लक्षण थे जिसके आधार पर हम सजीवों को निर्जीव से अलग कर सकते हैं। तो देखा हमने कि सजीव में ये सारी क्रियाएं होती हैं लेकिन निर्जीव में नहीं। अतः हम कह सकते हैं सजीव और निर्जीव एक दूसरे से बहुत ही अलग होते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की एक पॉइंट नोट करते हैं हम। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? वायरस को। कड़ी वायरस को कहते हैं। वायरस का विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे चैप्टर में। अब आते हैं हम, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आगे आते हैं हम, अगला पॉइंट आपका है वर्गीकरण। सजीव जगत में हम जीव जगत का वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो समस्त जीवधारियों का एक साथ अध्ययन करना असंभव है। अतः हम जीवधारियों के नमूनों को उनके विशेष लक्षणों के आधार पर समूहों में विभाजित करते हैं, जिस क्रिया को क्या कहते हैं? हम वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण की शुरुआत सर्वप्रथम अरस्तु ने की थी, जिन्होंने समस्त जीवधारी को दो जगत में विभाजित किया था। किसने? अरस्तु ने। अरस्तु ने समस्त जीवधारी को दो जगत में विभाजित किया था। पहला जगत था जंतु जगत और दूसरा जगत था पादप जगत। अरस्तु ने पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवधारियों को दो जगत में डिवाइड किया, जंतु जगत और
पादप जगत। बाद में लिनियस नामक वैज्ञानिक ने, कैरोलस लिनियस, पूरा नाम इनका है कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने अरस्तु के ही वर्गीकरण को अपना वर्गीकरण माना और उसे थोड़ा और स्पष्टीकरण करते हुए विस्तृत रूप से उसका अध्ययन किया और दो जगत में ही उसे पूरे जगत को डिवाइड किया, जंतु जगत और पादप जगत। कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को क्या कहते हैं? आधुनिक वर्गीकरण का पिता। अब आती है, ये तो दो जगत प्रणालियां थी अरस्तु और कैरोलस लिनियस द्वारा। 5 जगत प्रणाली। पांच जगत प्रणाली, 5 जगत वर्गीकरण। इसको देखते हैं ऊपर से हम। 5 जगत प्रणाली। एक वैज्ञानिक है R.H. हुटेकर, R.H. हुटेकर, R.H. हुटेकर 1969 ने वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की। इनके अनुसार जो 5 जगत है, सबसे पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, कवक, चौथा है पादप, प्लांटी, पांचवा है जंतु, एनिमलिया। ध्यान देते हैं हम, R.H. हुटेकर ने पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवधारियों को 5 जगत में जो डिवाइड किया है, उसका बेस क्या था, आधार क्या था? कोशिका की संरचना, शरीर का संगठन और शारीरिक जटिलता, ये इसके बेस थे। और इस बेस पर इन्होंने समस्त जीव जगत को 5 जगत में डिवाइड किया। पहला जगत मोनेरा। मोनेरा में ऐसे प्राणी रखे गए जिनका शरीर प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना हुआ था। किससे? प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ था। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया, और बैक्टीरिया। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल भी हैं। और साथ में इन जंतुओं को कहां रखा गया है, इन ऑर्गेनिज्म को कहां रखा गया है? मोनेरा जगत में। कहां रखा गया है? मोनेरा जगत। अब आते हैं प्रोटिस्टा की बारी आती है। प्रोटिस्टा जगत में उन जीवधारियों को रखा गया है
जिनकी शारीरिक संरचना केवल एक कोशिका से बनी हुई है तथा जो यूकैरियोटिक कोशिका से बने हुए हैं। यूकैरियोटिक सेल और यूनिसेलुलर। यूकैरियोटिक सेल और यूनिसेलुलर प्राणियों को कहाँ रखा गया है? प्रोटिस्टा में। एग्जाम्पल स्वरूप प्रोटोजोआ के समस्त प्राणी, प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा, इग्लिना, पैरामीशियम, एंटामीबा हिस्टोलिटिका इत्यादि, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? प्रोटिस्टा में। इसके साथ साथ इसमें कुछ विशेष प्रकार के कवक भी रखे गए हैं जैसे कि ईस्ट, ये भी प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा स्पेस लेते हैं। प्रोटिस्टा के विषय में आप लोग जान लीजिए फिर से एक बार। प्रोटिस्टा शब्द हेकल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। प्रोटिस्टा शब्द हेकल नामक वैज्ञानिक ने दिया था और इसके अंतर्गत आर.एच. हुटेकर ने यूकैरियोटिक कोशिका से बने हुए एक कोशिकीय जीवों को रखा है, जिसका एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ के समस्त प्राणी तथा कुछ कवक जैसे कि ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इतनी बात समझ में आ गई। अब तीसरा पॉइंट है कवक। तीसरा जगत आपका है आर.एच. हुटेकर द्वारा प्रस्तुत, जिसे हम कवक कहते हैं या फंजाई कहते हैं। तो ये विविध पोषी होते हैं। कवक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो विविध पोषी होते हैं, अर्थात परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी होते हैं। क्या होते हैं? मृतजीवी, परजीवी और सहजीवी होते हैं। ये तीनों प्रकार के होते हैं, इसलिए इनको विविध पोषी कहा जाता है। इनमें कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती है, ये काइटिन की बनी होती है। इनमें हरित लवक का पूर्ण अभाव होता है, इसलिए इन्हें हम एक अलग जगत में फंजाई में रखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं हम। इसका हो जाएगा एग्जाम्पल एग्रीकस, एग्रीकस, राइजोपस और ईस्ट आदि। सभी कोकों को, एक कोष के कोकों को छोड़ करके सभी मल्टी सेलुलर को यहां पर रखा गया है कवक के अंतर्गत। चौथा आपका जगत है पादप जगत। पादप जगत जिसे हम कहते हैं प्लांटी। क्या बोलते हैं? प्लांटी। ये आर.एच. हुटेकर द्वारा प्रस्तुत चौथा जगत है प्लांटी। इसमें समस्त बहुकोशिकीय हरे पेड़ पौधों को रखा गया है, जिनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। समस्त बहुकोशिकीय, समस्त बहुकोशिकीय हरे पेड़ पौधे रखे गए हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। आई बात समझ में? और आपका पांचवा जगत है प्लांट एनिमेलिया। पांचवा जगत कौन सा है? एनिमेलिया, अर्थात जंतु जगत। क्या है? जंतु जगत। जंतु जगत, इस जगत के अंतर्गत उन सभी प्राणियों को रखा गया है, जंतुओं को रखा गया है जो चर प्राणी होते हैं, अर्थात जो स्वपोषी नहीं होते हैं, परपोषी होते हैं। हाँ, इधर ध्यान दीजिए। पादप जगत में जो हमने बताया था उसमें सभी जीव क्या होते हैं?
स्वपोषी होते हैं, अपवाद स्वरूप कुछ को छोड़ करके स्वपोषी होते हैं। जंतु जगत एनिमेलिया में उन सभी जंतुओं को रखा गया है जो परपोषी होते हैं, जो परपोषी होते हैं तथा जिनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, इनकी कोशिकाओं में हरित लवक अनुपस्थित होता है, जबकि तारकाय, जिसे हम सेंट्रोसोम कह सकते हैं, उपस्थित होता है। एग्जाम्पल स्वरूप कुछ भी आप दे सकते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जिराफ, मत्स्य मतलब कि मछली, एस्केरिस, प्लेनेरिया, हाइड्रा, जो भी है, प्रोटोजोआ संघ को छोड़ करके से सभी संघों को हम एनिमेलिया के अंतर्गत रख सकते हैं। जिसमें कौन कौन से संघ आ सकते हैं? पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटीहेल्मिन्थीज, और उसके बाद एनेलिडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा। ये सभी संघ मोलस्का के उसके अंतर्गत एनिमेलिया के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने बताया कि आर.एच. हुटेकर ने 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की। 5 जगत में सबसे पहला जगत था मोनेरा, दूसरा जगत था प्रोटिस्टा, तीसरा जगत था कवक, चौथा जगत पादप और 5वां जगत कौन सा था? जंतु जगत। इस प्रकार से 5 जगत में हुटेकर ने सन 1969 में समस्त जीवधारियों को डिवाइड किया था, विभाजित किया था। वर्गीकरण के दौरान हम जीवों को कुछ विशेष प्रकार के समूहों में डिवाइड करते हैं, जिन्हें हम वर्गीकरण की इकाइयां या पदानुक्रम कहते हैं। तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जगत होती है। सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? जगत। दूसरी इकाई होती है संघ, तीसरी इकाई होती है वर्ग, चौथी इकाई होती है गण, पांचवी इकाई होती है कुल, छठी इकाई होती है वंश, और लास्ट होती है सबसे छोटी इकाई जो है वो है जाति। जगत को अंग्रेजी में कहते हैं किंगडम, संघ फाइलम, वर्ग क्लास, गण आर्डर, कुल फैमिली, और वंश जीनस, जात स्पीसीज। ये इतने पार्ट आपके हैं वर्गीकरण की इकाइयां। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जात। जिसमें सबसे बड़ी इकाई जगत है और सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति है। जात इस शब्द की संरचना सर्वप्रथम मेयर नामक वैज्ञानिक ने की थी। जात इस शब्द की उत्पत्ति किसने की थी? मेयर नामक वैज्ञानिक ने, या स्पीसीज शब्द की उत्पत्ति कह सकते हैं।
स्पीसीज शब्द की उत्पत्ति किसने की थी? मेयर नामक वैज्ञानिक ने। मेयर नामक वैज्ञानिक ने की थी। जाति ऐसी इकाई है जीवों की जिसके परस्पर दो सदस्यों के मध्य अंतः प्रजनन हो सकता है। ठीक है ना? अर्थात ये एक दूसरे के साथ प्रजनन करके संतान उत्पन्न कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब है नामकरण। नामकरण, जीवों का नामकरण। वैसे तो नामकरण, वैसे तो जीवों को हर देश में अपनी अपनी भाषाओं में नाम दिया जाता है, जिसे देशज नाम या देसी नाम कह सकते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय पद्धति में सभी जीवों को एक नाम से ही जाना जाता है। और नामकरण की इस पद्धति में सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने एक पद्धति प्रस्तुत की, जिस पद्धति का नाम है द्विपद नाम पद्धति। बाई नामनक्लेचर, द्विपद नामकरण पद्धति। इसके जन्मदाता कौन है? कैरोलस लिनियस। इन्होंने जीवों के द्विपद नामकरण के दौरान जीवों के दो नाम दिए। जीवों के दो नाम, जिसमें पहला नाम वंश का और दूसरा नाम जाति का होता है। पहला नाम वंश का और दूसरा नाम जाति का होता है। एग्जाम्पल स्वरूप देखें तो आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका, जिसमें मैंगीफेरा वंश का नाम है और इंडिका जाति का नाम है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लें तो सरसों का वैज्ञानिक नाम, इनकी जातियों के आधार पर कई हो सकती हैं, जैसे कि पहला होता है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, जो कि है पीली सरसों। और दूसरा है ब्रेसिका नाइग्रा, काली सरसों, जिसमें ब्रेसिका क्या है? वंश का नाम है, जबकि कैम्पेस्ट्रिस और नाइग्रा जाति का नाम है। इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम सभी जीवों को पूरे विश्व में एक ही नाम से जानते हैं और इस नामकरण को कहते हैं
द्विपद नामकरण पद्धति, जिसके जन्मदाता है कैरोलस लिनियस। और जीवों के जो दो नाम है उसमें पहला नाम वंश का है, दूसरा नाम जाति का है। ध्यान दीजिएगा इसमें एक पॉइंट कि जब हम वंश का नाम लिखना शुरू करते हैं तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, जबकि जाति का जो नाम लिखते हैं वो सारे अक्षर स्मॉल लेटर में थोड़ा से तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। ये छपाई के पद्धति में जो है बताया गया है। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया द्विपद नाम पद्धति, जिसको आपको थोड़ा से संक्षेप में बता करके पहला चैप्टर जो आपका सजीव जगत का था कक्षा 11 में, वो आपका पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिसको आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा। ठीक, ओके।